नमस्ते दोस्तों। आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये एक कत्ल की वारदात की घटना है। एक बुज़ुर्ग आदमी जिसकी उम्र 59 साल रही होती है, उसका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। कत्ल करने के लिए जो कातिल होता है वो हज़ारों किलोमीटर दूर कुवैत से हिंदुस्तान आता है और बड़े इत्मीनान से कत्ल करके वापस उसी दिन कुवैत लौट जाता है। कत्ल की इस वारदात की खबर पूरे प्रदेश में और धीरे धीरे पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। तमाम सोशल मीडिया पर इस कत्ल की चर्चा होने लगती है और बड़े ताज्जुब की बात तो ये होती है कि वारदात के पीछे की कहानी को जानने के बाद लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि इस हत्याकांड को सही ठहराने में लग जाते हैं और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो इस हत्याकांड को गलत बता रहे थे। तो क्या था पूरा मामला? क्यों इस हत्याकांड को कई लोग सही ठहराने में लगे हुए थे? किसका कत्ल हुआ था और किसने कत्ल किया था? घटना के बारे में मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मामला है आंध्र प्रदेश के अन्नामय्या ज़िले से। यहाँ से एक बड़ी ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आती है। एक 12 साल की लड़की का पिता कुवैत से भारत आता है। यहाँ पर आकर वो एक व्यक्ति को रॉड से बुरी तरह से मारता है और तब तक मारता रहता है जब तक कि वो मर नहीं जाता, और उसके बाद फिर वो वापस कुवैत चला जाता है। अंजनेया प्रसाद अपनी पत्नी चंद्रकला के साथ कुवैत में काम करता है। उसकी एक 12 साल की बेटी है जो कि आंध्र प्रदेश में ही अपने दादा दादी के पास रहती थी। लेकिन दादा दादी क्योंकि काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके थे, इसलिए उनको उस बच्ची की परवरिश करने में मुश्किल आ रही थी। दूसरी तरफ कुवैत में रहने वाला अंजनेया और उसकी पत्नी चंद्रकला दोनों ही वर्किंग पर्सन थे, दोनों ही काम पर चले जाते थे। बेगाना देश था, वहाँ पर बच्ची को किसके सहारे छोड़ कर जाते। इसलिए दोनों ने ये फैसला किया था कि छोटी बच्ची को उसके दादा दादी के पास रख देंगे। लेकिन दादा दादी कुछ देर तो बच्ची की परवरिश अच्छे से करते रहे, लेकिन उसके बाद उनको मुश्किल होने लगी। बुज़ुर्ग लोग थे, अपना आप संभालने में ही उनको मुश्किल होने लगी थी। अब छोटी सी बच्ची की परवरिश वो लोग कैसे कर पाते? इसलिए बच्ची की माँ चंद्रकला अपनी बहन लक्ष्मी से बात करती है। चंद्रकला लक्ष्मी को कहती है कि अगर तुम मेरी बच्ची की परवरिश कर दो तो तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अब बहन बहन को मना नहीं कर पाती, इसलिए लक्ष्मी अपनी बहन की बेटी को अपने पास रखने के लिए तैयार हो जाती है और इस तरह से बच्ची अपनी मौसी और उसके परिवार के साथ रहने लगती है। लड़की का पिता हर महीने अपनी साली को बच्ची की परवरिश के लिए कुछ ना कुछ पैसे भेज देता था। सब कुछ ठीक से चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक से लक्ष्मी अपनी बहन चंद्रकला को फ़ोन करती है और कहती है कि अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाइए, हम उसकी अब और परवरिश नहीं कर सकते। कुवैत में रहने वाली माँ बड़ी परेशान हो जाती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, क्यों उसकी बहन ने बच्ची को अपने पास रखने से मना कर दिया। वो अपने पति से बात करती है, पति भी परेशान हो जाता है। तो पति कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम हिंदुस्तान जाओ, वहाँ पर जाकर पता लगाओ कि आखिर बात क्या है, क्यों वो हमारी बेटी को अब अपने पास नहीं रखना चाहते। बच्ची की माँ अगले ही दिन कुवैत से हिंदुस्तान आ जाती है। माँ जब अपनी बेटी के पास जाती है तो वो देखती है कि बेटी गुमसुम सी थी। वो अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं कर पा रही थी, बल्कि कुछ घबराई हुई लग रही थी। अब माँ तो माँ ही होती है। माँ ने अपनी बेटी का चेहरा पढ़ लिया था। बेटी के बिना कुछ कहे ही माँ समझ चुकी थी कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर गलत हुआ है उसकी बेटी के साथ। उसकी बेटी किसी मुसीबत में फंस चुकी है, लेकिन वो बताने में असहज महसूस कर रही थी। इसलिए माँ अपनी बेटी को अपने सीने से लगाती है और प्यार से पुचकारते हुए पहले तो उसका हालचाल पूछती है और फिर बातों में लगाकर उसकी परेशानी का कारण जानने की कोशिश करती है। बच्ची कुछ भी नहीं बता पा रही थी। माँ बच्ची को बाकी रिश्तेदारों से थोड़ा दूर ले जाती है और वहाँ पर प्यार से उसको उसकी परेशानी का कारण पूछती है। तो बेटी जो अपनी माँ को बताती है, वो सुनकर माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लड़की बताती है कि घर में रहने वाला उनका ही एक बुज़ुर्ग रिश्तेदार उसका लगातार यौन शोषण कर रहा था, उसके साथ छेड़खानी करता था।
बेटी ने बताया कि एक दिन जब वो सो रही थी तो उसकी मौसी का ससुर उसके पास आया और उसने उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी। लड़की ने चीखने की कोशिश की तो उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि लड़की चिल्ला न सके, लेकिन बच्ची ने बुज़ुर्ग को धक्का दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बच्ची की आवाज़ सुनकर बच्ची की मौसी वहाँ पर आ जाती है। उस दिन तो बच्ची को बचा लिया गया, लेकिन उसके बाद जब भी मौका मिलता बुज़ुर्ग बच्ची के साथ छेड़खानी करने लगता। बच्ची ने जब अपनी मौसी लक्ष्मी से इसकी शिकायत की तो लक्ष्मी लड़की को चुप रहने के लिए कहती है और उसके बाद लक्ष्मी अपनी बहन और अपने जीजा को फ़ोन करके कहती है कि आप लोग अपनी बेटी को यहाँ से ले जाओ। और उसके बाद चंद्रकला जो है वो कुवैत से भारत आती है और बेटी अपनी माँ को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है। माँ अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या करना चाहिए। बच्ची की माँ अपने पति को फ़ोन पर सारी बात बताती है तो बच्ची का पिता उसकी माँ को पुलिस स्टेशन जाने के लिए कहता है और वो कहता है कि पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात बताओ और हमारी बेटी के साथ गलत हरकत करने वाले इंसान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दर्ज करवाओ और ऐसा इंसान जो है वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए, उसको जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होना चाहिए। चंद्रकला अपने पति की बात मानते हुए अगले ही दिन पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस वाले उस बुज़ुर्ग को भी पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। बुज़ुर्ग एक पैर से विकलांग था, वो चल नहीं सकता था। पुलिस वाले उस बुज़ुर्ग को गिरफ़्तार करने की बजाय उसको वार्निंग देकर छोड़ देते हैं और उसको समझाते हैं कि आइंदा से ऐसा नहीं करना, नहीं तो तुम्हें अंदर कर दिया जाएगा। ये देखकर बच्ची की माँ हैरान रह जाती है। वो पुलिस को कहती है कि आप एफआईआर दर्ज कीजिए, हम इस आदमी के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाने आए थे, लेकिन आप उसको समझाइश देकर वापस भेज रहे हैं। पुलिस वाले कोई भी कार्रवाई नहीं करते और जब बच्ची की माँ बार बार पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहती है तो पुलिस वाले उल्टा उसी पर केस करने की धमकियाँ देने लगते हैं और उसको चुप करवा कर वहाँ से भेज देते हैं। चंद्रकला अब सारी बात अपने पति अंजनेया को बताती है। अंजनेया अपनी पत्नी को कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम बच्ची को लेकर कुवैत आ जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। और इस तरह से महिला अपनी बेटी को लेकर कुवैत चली जाती है। अब पुलिस ने अपराधी के खिलाफ़ कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, जबकि पुलिस का फ़र्ज़ बनता था कि वो एफआईआर दर्ज करती और जल्द से जल्द उस आदमी को गिरफ़्तार करती जिसने कि उस नाबालिग बच्ची के साथ गलत किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उधर अंजनेया को आरोपी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो मन ही मन एक ख़तरनाक प्लानिंग बना लेता है और इस प्लानिंग के तहत अंजनेया प्रसाद भारत आता है और वहाँ पर आकर वो अपनी बेटी के साथ गलत हरकत करने वाले के साथ मुलाकात करता है, लेकिन वो उसको जाहिर नहीं करता कि वो बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है। रात को उनके ही घर में रुकता है, सभी लोग खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। बुज़ुर्ग आरोपी का नाम अंजनिया अलू होता है। वो बाहर चारपाई पर सो रहा था। लड़की का पिता 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे में अंदर सो रहा था। जब सारे घर वाले सो जाते हैं, आधी रात को लड़की का पिता चुपचाप बाहर आता है। उसके हाथ में एक लोहे की राड थी और वो सोते हुए आरोपी पर बेतहाशा वार करना शुरू कर देता है। जब तक वो बुज़ुर्ग कुछ समझ पाता, उसका सर खुल चुका था। वो लहू लुहान ज़मीन पर पड़ा हुआ था। लड़की के पिता का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा था और वो आरोपी को तब तक मारता रहता है जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। और अगले दिन लड़की का पिता वापस कुवैत चला जाता है। बुज़ुर्ग घर के बाहर सो रहा था और रात को लड़की के पिता ने चुपचाप उसकी हत्या कर दी थी, इसलिए घर वालों को पता ही नहीं चल पाता कि बुज़ुर्ग की हत्या किसने की थी। लड़की का पिता अगले ही दिन कुवैत चला गया था। बुज़ुर्ग की हत्या की घर वाले रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाते और चुपचाप से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। मामला दबा ही रह जाता और हो सकता है कि ये मामला सामने ही नहीं आता। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही लड़की का पिता, जो कि कुवैत चला गया था, वो अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करता है। उसमें वो सारी बात बताता है कि किस तरह से उसकी नाबालिग बच्ची के साथ आरोपी यौन शोषण कर रहा था और उसने भारत जाकर उसकी हत्या की
और फिर वापस कुवैत आ गया। देखते ही देखते ये वीडियो वायरल होने लगती है और तब जाकर सबको पता चलता है कि लड़की के पिता ने ही कुवैत से आकर उस बुज़ुर्ग आदमी की हत्या की थी। वीडियो ऐसे ही घूमते घूमते पुलिस वालों तक भी पहुंचती है। जब पुलिस वालों से पूछा जाता है तो पुलिस वाले कहते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन पुलिस वाले इस तरह की किसी भी घटना से इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि लड़की की मां उनके पास रिपोर्ट दर्ज करवाने आई ही नहीं थी, बल्कि लड़की की मां और उसकी बहन के बीच कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था और इसी विवाद के कारण अंजनेया ने उस बुज़ुर्ग की हत्या की थी। और अब वो वीडियो डालकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, ये तो पुलिस वालों का कहना है, लेकिन सच्चाई क्या है ये कुछ ही दिनों के बाद खुद ब खुद सामने आ जाएगी। वैसे अगर पुलिस वाले इस मामले का समय लेते, संज्ञान लेते और उस बुज़ुर्ग को जिसने उस बच्ची के साथ गलत हरकत की थी उसको गिरफ़्तार करते तो मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, ना उस बुज़ुर्ग की हत्या होती और लड़की को भी अगर इंसाफ मिल जाता तो इस समय तक इस हत्याकांड को अंजाम नहीं दिया जाता। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया और अपनी गलती छुपाने के लिए अब पुलिस वाले नई ही कहानी बना रहे हैं। तो दोस्तों, देखते हैं इस मामले में आगे क्या अपडेट आता है। जब भी इस मामले में कोई ताज़ा अपडेट आता है मैं सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मेरी आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।